अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जिन नेक तमन्नाओं का आप लोगों ने इजहार किया। आई होप कि ये फेक न्यूज़ का सिलसिला बंद हो, ताकि बिला वजह जो लोगों की एक परेशानी बन जाती है वो ना हो। ठीक है, माहौल ऐसा है और इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, लेकिन गिरफ्तारी से मुतालिक जब खबरें आई हैं तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोग परेशान भी हुए और मुझसे उन्होंने राब्ते भी किए, तो मुझे फिर उसके ऊपर एक तरदीद जारी करनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैं खैरियत से हूँ। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। आगे कल क्या होता है ये तो कोई मालूम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम ही रखे। बाकी आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, कंसर्न का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज की खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो आपको बताएंगे कि किस तरह से जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि इमरान खान साहब की जमानत पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी और आप देखेंगे कि मामला आगे नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ क्या? आज पेशरफ्त हुई और क्यों नहीं हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ की बिजनेसमैन के साथ एक अहम मुलाकात हुई है, लाहौर और कराची के ताजरों के साथ, और उसके बाद काफी लोग जो है वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा अब सब होने वाला है। तो क्या इस सारे मामले की हकीकत है आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे परवेज इलाही साहब के बारे में भी, जिनकी कुछ तबीयत भी खराब हो गई है और उनका जो एक केस है वो बड़े दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुका है। वो क्या है आपके सामने रखेंगे आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। सबसे पहले जरा बात हो जाए इमरान खान साहब के मामले की। इमरान खान साहब का जो साइफर केस का मामला था उसमें आज जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होना थी और जो स्पेशल जज हैं इस सारे मामले को देख रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के स्पेशल जज जिसे तैनात किया गया था, यानी अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनसे मुतालिक पिछली समाअत में जो उन्होंने जेल में की थी, अटक जेल में जाकर, और जिसमें वो मजीद रिमांड भी दे के आए थे, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हुई थी और उसमें बड़ा दिलचस्प उनका जवाब भी था। मैं उस वक्त ये बात मिस कर गई थी आपको बताना, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट उनके रिमार्क्स थे केस की समाअत के दौरान, कि जब उन्होंने एक मौके पर इमरान खान साहब को कहा कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ, मैं दबाव में नहीं आऊंगा। मैं मतलब ये एग्जैक्टली मे बी उन्होंने ये अल्फाज ना कहे हों कि मैं दबाव में नहीं आऊंगा, लेकिन जो उनका एक परसेप्शन आता है उनके वर्ड्स का, वो ऐसा ही था कि भाई आप ये ना समझें कि मैं किसी दबाव में फैसले करूंगा और ये वो, और बड़ा उन्होंने अपने आप को शो किया कि वो बड़े अपराइट जज हैं और बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। तो मैं कोई ये नहीं कह रही कि वो ऐसा नहीं करेंगे या वो वाकई अपराइट जज नहीं है, लेकिन अगली ही समाअत में सारा जो भेद है वो खुलकर सामने आ जाता है। फिर सारा मामला, सारे उनके जो अहम रिमार्क्स हैं वो मशकूक हो जाते हैं और लगता ऐसा ही है कि शायद वो भी कहीं जज दिलावर वाली सफ में ही तो नहीं खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नजर आता है कि आज जब समाअत फिक्स थी केस की, तो अचानक से पीटीआई के वकला को ये सरप्राइज मिलता है कि जज साहब तो छुट्टी पर चले गए, और वो भी एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। तो ये वही रिवायती हथकंडे हैं, वही घिसा पिटा स्क्रिप्ट है जो हम पहले भी मुख्तलिफ केसेस में देख रहे हैं कि कभी जज को, कभी वकील को छुट्टी पे भेज दो, कभी किसी बहाने और कभी किसी दूसरे बहाने केस की समाअत मुलतवी कर दो। और ये उस वक्त करो कि जब कहीं ऐसा हो कि आप फंसे हुए हैं कि रिलीफ देना पड़ेगा इमरान खान को, और जहां कहीं उनको फंसाना मकसूद हो तो फिर छुट्टियां भी हों अदालतों की, उसमें भी अदालत लगा दो और उसमें भी इतनी जल्दबाजी उजलत में फैसले करो कि तमाम जो दुनिया है उसके ऊपर चीख उठे कि कोई भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिल सका। तो उस मामले में तो जज दिलावर साहब ने जो किया वो आपने देखा, और उसके बाद अब जब रिलीफ की बारी है कि जहां जमानतों के लिए बात हो रही है, जहां पे इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल होने की बात थी, उसमें भी 20-22 दिन जज साहब ने लगा दिए, आमिर फारूक साहब ने। और जब एक केस में जमानत हुई और सजा मुअत्तल हुई, तो उसके बाद साइफर केस के मामले में भी अब इसी तरह हमें डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो रिवायती से वो नजर आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जज साहब जो हैं वो दूसरी ही समाअत पर, जो जमानत के लिए थी समाअत, उस पर छुट्टी पर चले गए। अब आमतौर पर इस तरह के मामले में होता ये है कि जो भी कोई ड्यूटी जज होता है वो इमरजेंसी केस की समाअत कर लेता है ताकि काम डिले ना हो, कोई बेगुनाह ज्यादा देर ना बैठा रहे और जो इंसाफ का प्रोसेस है वो रुक ना सके। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल बनी, जब उन्हें ये पता चला तो एक तो पीटीआई के वकला को जाहिर है कि मायूसी हुई। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जज साहब तो दलेर हैं और सेहतमंद भी हैं, तो वो तो जरूर केस की समाअत भी करेंगे और अल्लाह करे कि जमानत भी दे दें, उनका तो ये ख्याल था।
لیکن یہاں پر صورتحال اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں, انہیں لوز موشن ہے. لیکن وجہ جو کوئی بھی ہو, لیکن یہ کافی ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں تو اس کو سسپیشیس ہی سمجھا جاتا ہے کہ یقینی طور پر یہ کوئی ایکسکیوز نظر آتا ہے. اس کے بعد جج جو ڈیوٹی پر موجود تھے ان کے طرف رجوع کیا پی ٹی آئی کے وکلاء نے, تو ان کی طرف سے بھی ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا. انہوں نے بھی کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کام کے لیے اسائن نہیں ہے, اور چونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے اور یہ خصوصی عدالت کے جج کا معاملہ ہے, یعنی اگر جنرلی ایسا ہو کہ کوئی عام عدالت ہو, سیشن عدالت ہے, کچھ ہے, تو اگر ایک جج اویلیبل نہیں ہے اور لمبی چھٹی پر ہے تو پھر آپ اسی وقت جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے اس کو ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس دن اس کیس کی سماعت کر لے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ خصوصی عدالت کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے حوالے سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ان کے لیے جاری نہیں کیا گیا. تو یہ جو جج تھے ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس صاحب, انہوں نے کہا کہ شاید یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا, تو اس لیے وہ اپنے طور پر اس کیس کو نہیں سن سکتے. اس کے بعد پھر انہوں نے وکلاء نے بھی مشورہ کیا, یہ بات چیت ہوئی کہ اس معاملے کو پھر ہائی کورٹ میں لے جایا جائے, وہاں سے درخواست کی جائے کہ جناب چونکہ ایک جج صاحب اب 8 دن چھٹی پہ چلے ہی گئے ہیں, تو کیا 8 دن عمران خان کے کیس کی سماعت ہی نہیں ہوگی, سائفر کیس کی سماعت ہی نہیں ہوگی, تو اس کے لیے پھر بڑی عدالت سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے کہا جائے کہ وہ کوئی ایسی خاص اجازت بتا دیں, دائرہ اختیار کا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کر دیں کہ جو ڈیوٹی جج ہے وہ بھی یہ سماعت کر سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سماعت ہو سکے گی. لیکن اب بات یہاں سے گھمائیں یا وہاں سے گھمائیں, بات یہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں پہلے ہی بتا دی تھی کہ ابھی تو عمران خان صاحب کو چونکہ چھوڑنا مقصود ہی نہیں ہے, تو اس لیے ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ضمانت ہو جائے. اگر سماعت ہو بھی جاتی تو کسی اور وجہ سے نہ ہو پاتی ضمانت, تو یہ تو طے ہے, کیونکہ یہ آپ یقین میں رکھ لیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں 180 مقدمے, یہ عمران خان نے کوئی عدالتوں میں آئین اور قانون کے مطابق لڑتے ہوئے, ون کرتے ہوئے, میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے ہوئے نہیں فیس کرنے, بلکہ یہ مقدمات جس طرح بنائے گئے ہیں, جس طرح کے سیاسی نوعیت کے ہیں, شاید 1-2 مقدمات سنجیدہ نوعیت کے بھی ہوں, لیکن جنرلی جو مقدمات ہیں وہ تو جھوٹے ہیں اور یہ بنانے والوں کو بھی پتا ہے. اور اسی وجہ سے ان کا جو اینڈنگ ہے, ان کا اختتام بھی اسی طرح ہی ہوگا, کسی سیاسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کو عدالتیں انصاف کرتی ہوئی نظر آئیں اور ہماری عدالتیں اتنی انصاف پسند ہو ہی نہ جائیں. ہیں کچھ جج جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ مزاحمت کرتے نظر آ رہے ہیں سسٹم کے ساتھ, لیکن زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے کہ سسٹم ایک کنٹرولڈ سسٹم ہے ہمارے ہاں. جہاں تک جو جج صاحب کی بات میں کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ مزاحمت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں ایک جو مثال ابھی ریسنٹ ہے وہ تو پرویز الہی صاحب کے کیس کی ہے. پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ ہے, ایک رکنی بینچ, اس نے منع کر دیا تھا کہ کسی بھی اور مقدمے میں بھی, ایون ہائی کورٹ نے یہ یعنی پابند کر دیا تھا پولیس کو کہ آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری نہیں کرنی ہے, اور انہیں پیش کی ضمانت بھی دے رکھی تھی, اور اس کے بعد جو ان کا کیس تھا معاملہ اس میں بھی انہیں ضمانت دی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جب وہ جا رہے تھے گھر میں, اور جس طرح سے بالکل گھر کے پاس ظہور الہی روڈ کے اوپر ان کو آ کے اسلام آباد پولیس نے اغوا کر لیا ایک کارروائی کرتے ہوئے, تو اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے تھرو انہیں پھر اٹک جیل منتقل کیا گیا. اور اٹک جیل سے متعلق بھی انٹرسٹنگ سٹوریز آ رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں وہاں پہ ان کی کوئی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے, کوئی میسیجنگ بھی ہوئی ہے, یہ وہ میں آپ کو تھوڑی کنفرمیشن کر کے اس کے بعد ہی بات کروں گی اس کے اوپر. لیکن بہرحال وہ اٹک جیل انہیں ہیلی کاپٹر کے تھرو منتقل کر دیا گیا. اب اس معاملے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے بڑا دبنگ ایکشن کیا ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ فوری طور پر آئی جی کو لائن حاضر کیا, انہیں کہا کہ آپ ذرا پہنچ کے بتائیں کہ یہ آپ نے کس طرح سے کارروائی کی ہے اور کیسے جو ہے آپ لوگوں نے آ کر اس طرح سے تجاوز کیا ہے, اور ایک بندے کو جس کی عدالت نے ضمانت دی آپ نے اس کو کیسے پھر گرفتار کر لیا. لیکن میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ یہ اسلام آباد پولیس کے تھرو کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ تاکہ لاہور ہائی کورٹ کی حدود سے باہر لے جا سکے ان کے معاملے کو. لیکن یہاں پر اب یہ ہوا ہے کہ اس پر کافی دبنگ ایکشن کرتے ہوئے اب انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ان کی بازیابی, اٹک جیل سے ان کی بازیابی ممکن بنائی جائے, اور حتیٰ کہ جج صاحب نے یہ تک کہا کہ میں ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی جج کو یہاں سے روانہ ساتھ کر دوں کہ وہ بازیابی ممکن بنائے. تو کافی یہاں پر ہمیں اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ, جو کہ اس بات پر ہمیں کم از کم بزد نظر آ رہی ہے کہ جو ان کا حکم ہے, جو ان کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہو. میرا خیال ہے
जजेस को अपने फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद करना होगा सिस्टम को, अदरवाइज तो फिर ये सिस्टम ही मजाक बन के रह जाएगा और आपका जो पूरा अदारा है, अदलिया का जो पूरा इदारा है, इसका वकार ही मजरूह हो जाएगा। तो लेट्स सी इस केस में अब क्या होता है। लेकिन एक खबर परवेज इलाही साहब से मुतालिक ये जरूर आई है अटक जेल से कि उनकी तबीयत वहां पर खराब हो गई, फिर उसके बाद उन्हें पुलिस पिम्स अस्पताल लेके गई है। तो ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात है कि अगर किसी कैदी की तबीयत खराब हो तो भैया आप उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करें, और जिस तरह की परवेज इलाही साहब की कंडीशन है, एज एन जाहिर है एक उम्र रसीदा शख्स हैं और इतने तवाना भी नहीं है जिस्मानी तौर पर, और फिर उसके बाद पहले भी यहाँ पर अडियाला जेल में भी उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, कार्डियोलॉजी भी लेके गए, तो इस तरह की कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो आप कम से कम उन्हें एम्बुलेंस में जो है वो शिफ्ट करें वहां पर। लेकिन बहरहाल जी ऐसा लग रहा है कि बस सिस्टम वसा नहीं खा रहा, कहते हैं ना पंजाबी में टर्म, वो वाली सिचुएशन है कि एक सेकंड के लिए भी रिहा करने के लिए या उसके ऊपर किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता। और बहरहाल उन्हें पुलिस जो है वो पिम्स अस्पताल ले गई है, अल्लाह करे कि वो खैरियत से हों। लेकिन ये सारी कहानी जो है अब नजर आ रही है कि किस तरह से हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नोटिस करते हुए कहा है कि सेशन जज बतौर बेलफ जाए और परवेज इलाही को रिहा करवाएं, और इस केस में तौहीन अदालत के साथ महकमाना कार्रवाई करूंगा और इन अफसरान पर फर्द जुर्म भी आयद करूंगा। तो जो आखिरी न्यूज थी इससे मुतालिक अभी तक वो ये थी। अगले व्लॉग में आपको अपडेट करूंगी मैं कि परवेज इलाही साहब की फाइनली रिहाई मुमकिन हो पाई या नहीं। अब लास्टली मैं जरा आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ की मुलाकात का बड़ा चर्चा है, और आर्मी चीफ ने मुलाकात की है ताजरों के साथ, और बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो एक ताजर बरादरी है उसका एतमाद भी बहाल किया जाए और उनसे कुछ सजेशंस भी ली जाएं कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको दूर करने में आर्मी चीफ क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिर हमने देखा कि बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी बगलें भी बजा रहे थे और वो खुश हो रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वो बहुत एक महान शख्सियत हैं और वो अपना तमाम तर तवानाई और तवज्जो इस बात पर मबजूल किए हुए हैं कि पाकिस्तान को गर्दाब से निकालना है, और ख़ास तौर पर मईशत के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है और इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये मुलाकातें भी की हैं। तो मुझे याद आ रहा था कि कुछ अर्सा पहले जनरल बाजवा साहब भी इसी तरह की मुलाकातें किया करते थे और उन्होंने भी ताजिर बरादरी से बड़ी मुलाकातें भी की, बड़ा उनको एतमाद भी दिया था। खुद भी उन्होंने पर्सनली जाके बहुत सारे ममालिक के अंदर भी जाकर काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान के माशी मामलात हैं उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि ताउन हासिल करने की कोशिश की मुख्तलिफ ममालिक का, बल्कि बहुत बड़े एडजस्टमेंट्स, मुआहदे और इसी तरह से जो मुख्तलिफ बेल आउट पैकेजेस हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क के आर्मी चीफ्स को ये किरदार अदा करने पड़े अगर, क्योंकि बेसिकली आइन के मुताबिक तो बहरहाल ये उनका काम नहीं है, लेकिन जो हमारा मुल्क है यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि जो किसी का काम नहीं है लेकिन वो कोई दूसरा करता हमें नज़र आ रहा है। कुछ हालात ही हमारे ऐसे हो गए। ताजर बरादरी के साथ उनकी मुलाकातें जो हैं क्या वो फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि जो बाजवा साहब ने मुलाकातें की हैं इससे पहले भी बहुत सारे जो आर्मी चीफ्स जो मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे, चाहे वो मुशर्रफ साहब हों या कुछ हों, उन्होंने अपने विजन्स भी दिए और सारे कुछ उन्होंने बताया कि जी किस तरह से मईशत को पटरी पर लाया जा सकता है। लेकिन इवेंचुअली हमने देखा यही है कि ये मामला जो है वो उस तरह से गर्दाब से निकला नहीं है। ये मुलाकातें, ये बातें बहुत ज़्यादा अल्लाह करे कि पूरी हो जाए, लेकिन इनका बड़ा ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसकी वजह कोई एक नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि जिस तरह के कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम में हम रह रहे हैं इसमें जो पाकिस्तान की मईशत है उसके अंदर बहुत सारे माफियाज हैं, बहुत सारे लोगों के अपने स्टेक्स हैं, और इतनी चोरी है, इतनी ब्लैक इकोनॉमी है और इतनी स्मगलिंग है और इतनी दो नंबरी है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिन लोगों ने हाथ डालना है उनके ऐसा लगता है कि अपने भी मफादात कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं इन तमाम चीज़ों के साथ, तो फिर कैसे उसके में कोई बेहतरी की गुंजाइश है। आर्मी चीफ ने ये कहा ज़रूर है कि वो करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ब्लैक इकॉनमी के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे, वो ये तमाम चीज़ें इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए। और बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी उनकी ये मुलाकात कल रिपोर्ट हुई है और उसके बाद आज स्टॉक मार्केट ने जो है वो 400 पॉइंट्स का इजाफा शो करके ये साबित किया है कि जो कारोबारी तबका है उसका एतमाद को बहाल हुआ है। चलें जी, वील सी के ये कंटिन्यू रहे पैटर्न, क्योंकि मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं वो एक आध दिन में हम नहीं जज कर सकते,
اس کا ہمیں ایک کنٹینیوس پیٹرن دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگی وہ پھر پریس کانفرنس مجھے یاد آ جاتی کہ جس دن نئی حکومت نے حلف لیا اس وقت جناب ڈالر جو تھا وہ تھوڑا سا 3-4 روپے گر گیا, تو اس پر بھی ایسے لگا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی اسٹیبلٹی آ گئی ہے. تو 1-2 دن 4 دن اگر کوئی مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, کہیں ڈالر اسٹیبل ہو گیا تو ہم فوراً لڈیاں ڈالنا شروع کر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آ گئے جی, ایک دم ڈالر کے ریٹ نیچے آ گئے, وہ کمال ہو گیا. لیکن ایونچولی ہمیں یہ چیزیں اس وقت جج کرنی چاہیے جب ایک کنٹینیوس پیٹرن ہمیں کچھ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر نظر آئے. یہ نہیں کہ 2 دن مارکیٹ اوپر چلی گئی تو بھنگنے ڈالنے شروع کر دو اور پچھلا سب بھول جاؤ. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اوپر نیچے مارکیٹ کی, لیکن اس سے ہم اس کو لنک نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ تمام جو معیشت کی بیماریاں ہیں ان کو اگر ہمیں سنبھالنا ہے, ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ان کا علاج اگر کرنا ہے تو پھر اس میں بہت بڑے بڑے نام آئیں گے, بڑے بڑے لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. یہ کون کر سکتا ہے, یہ ایک بڑا بڑا سوال ہے. تو بس میرا خیال ہے اس موضوع پہ میں اتنی ہی بات کروں تو کافی ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.